फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीवेयर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने 12th क्लास के हिस्ट्री के 5 एपिसोड देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑन द टॉप ऑफ आई बटन के रूप में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट इसका जो है फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना, या फिर लास्ट में आपको जो है मिलेगा एंड स्क्रीन में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में जो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस कर चुके थे, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो है पर्यावरण, अगला जो प्रश्न था वो था प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार किया जाता है वो बताना है। ठीक है, प्राकृतिक का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होने लग गया। देखो, प्राकृतिक का मानवीकरण जो है प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है, यानी कि प्राकृतिक जो है एक अपॉर्चुनिटी देती है और उनका जो है मानव उपयोग करने लग गया, मतलब कि उसको समझने लग गया, समझने में सक्षम हो गए मानव जो है क्या कहना चाह रहा है जो भी है। इस प्रकार जो धीरे धीरे प्रकृति पर मानस जो है प्रयास की छाप पड़ने लगे, यानी कि मानव का प्रयास छाप पड़ने लग गई। ठीक है, मानव ने समय के साथ साथ प्रकृति के नियम को समझने लग गए और उनकी तकनीकी को विकास किया, अपनी तकनीकी को, और प्रकृति के अवसर को लाभ उठाने लग गया। ठीक है, इसमें जो है प्रकृति का अवसर प्रदान करती है और उनका प्रयोग करता है और आगे बढ़ने लगता है, यानी कि सभी तकनीकी के विकास होने लग जाता है और उससे प्रकृति के जो भी अवसर देती है उसका लाभ उठाता है ये मानव। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मानव जो है विशेष बताए गए, यानी कि मानव जो है यहाँ पे विशेष है और प्रकृति को अपने अंडर में नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो मानवीय क्रियाकलाप की छाप जो है पर्यावरण पर पड़ने लग गई और इस अवस्था को प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। इसी अवस्था को जो है क्या बन गया, क्या हो गया, ये प्रकृति का मानवीकरण, इसी अवस्था को कहते हैं, जिसमें जो है प्रकृति पर मानव का नियंत्रित होता है। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो मानव जो है जल पे चल नहीं चल सकता ना, मानव जल पर चल नहीं सकता, लेकिन जो है क्या कर सकता है, तैर सकता है या फिर उस पर सफर कर सकता है। किसके द्वारा? जहाज के द्वारा। भाई असंभव था ना ये, यानी कि प्रकृति जो है अवसर दे रही है, पानी दे रही है। ठीक है, यानी कि पानी के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। किसके द्वारा? जहाज के द्वारा, तैर के द्वारा। तैर के भी तो जा सकते हैं ना। तो ये आप कह सकते हैं, यानी कि प्रकृति का अवसर दे रही है और उसका उपयोग करके जो है मानव आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं और दूसरा उदाहरण देख ले। ठीक उसी तरह जो है हमें हवा में उड़ नहीं सकते, हवा में मानव उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना, यानी कि मानव हवा में उड़ नहीं सकता, लेकिन जो है हम उसके द्वारा जो है वायुयान के द्वारा हम सफर कर सकते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ये जो है संभव है। इसके अलावा जो है आप गर्मी या फिर ठंडी का भी उदाहरण दे सकते हो। भाई गर्मी ठंडी आ गई है, तो गर्मी ठंडी आ गई है तो डेट्स मीन हमें गर्मी आया तो कूलर लगाओ, एसी लगाओ। ठीक है, ठंडी आया तो हीटर। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति जो अवसर दे रही है और मानव उसका क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है और इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि प्रकृति का मानवीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है संभावनावाद। संभावनावाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? संभावनावाद क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा वो करने के नहीं। यानी कि संभावनावाद विचारधारा यह बताती है कि मानव प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है, मानव जो है प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है और वह अपनी बुद्धि, बल, कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि संभावनावाद विचारधारा के अनुसार जो है मानव पर्यावरण के क्या है, कठपुतली है, नहीं सॉरी मतलब कि पर्यावरण की कठपुतली नहीं है। अर्थात अन्य शब्दों में कहा जाए कि यह विचारधारा जो है इससे ये स्पष्ट करती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, यानी कि मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ जो है मानव ने विज्ञान, तकनीकी और इसका विकास किया और प्रकृति के शक्ति को विजय पाने में सफल हो गया। यानी कि इससे पहले भी क्या बात किए थे हम, क्या बात किए थे, यानी कि किस चीज़ के ऊपर, अभी जो है पिछले जो मैंने बताया था
इसके ऊपर बताया था। प्रकृति का मानवीकरण सेम वही है, ठीक है, संभावनावाद, यानी कि मानव प्राकृतिक जो है अवसर प्रदान करती है और उस पर जो है अपना विजय प्राप्त करने लग जाता है, ठीक है, उसको समझने में स्पष्ट हो जाता है। समय के साथ साथ मानव ने विज्ञान और तकनीकी का विकास किया और प्रकृति के शक्ति पर विजय पाने में सफल हो गया। आज जो है मानव सब कुछ कर सकता है, जैसे कि मानव पानी पे चल नहीं सकता लेकिन उस पर तैर सकता है, जहाज द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, ठीक है। हवा में उड़ तो नहीं सकता लेकिन वायुयान के द्वारा सफर कर सकता है। गर्म ठंडा जो भी हो, गर्मी ठंडी आ जाता है तो हम एसी कूलर लगा के, हीटर वीटर लगा के हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो इसे संभावनावाद भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसे संभावनावाद भी, प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टू द पॉइंट बता देना है, डिस्क्राइब कर देना है, पॉइंट में डिस्क्राइब करोगे ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने पूछा था विशेषता क्या है। विशेषता क्या है इसका? संभावनावाद विचारधारा मानव को अत्यंत शक्तिशाली मानती है। संभावनावाद जो है क्या मानती है? मानव को अत्यंत शक्तिशाली मानती है, जबकि प्रकृति की शक्ति को जो है अनदेखा करती है, यानी कि प्रकृति की शक्ति को क्या करती है? अनदेखा करती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे फ्रांस के, हाँ, इसके समर्थक कौन करता है वो लिखना है, ठीक है। यानी कि फ्रांस के लुसियन फेवरे और विडाल, सिर्फ इतना नाम लिख दो, ब्लास इस विचारधारा को समर्थन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसका उदाहरण बता दो कि भाई साहब जिस प्रकार नदी पर बांध बनाकर हम सिंचाई की व्यवस्था द्वारा कृषि कर सकते हैं, यानी कि पानी दिया है, अब पानी को जो है ले जाने के लिए जनरेटर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारी तकनीकी आ गई है, ठीक है। तो उस तरह से जो हम खेत में कृषि में सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह से आप उदाहरण बता दो, या फिर पानी पे तैर सकते हैं, इस तरह के आप उदाहरण बता दो तीसरा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में क्या बताना है, यानी कि समय बीतने के साथ साथ जो है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की संभावनावाद विचारधारा की भी आलोचना होने लगी, इसकी भी आलोचना होने लग गया और इसका जो है विरोध करने लग गए, ठीक है। यह विचार भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, फिर उसके बाद आ जाता है, क्या जाता है? नौ निश्चयवाद, ठीक है। दोनों निश्चयवाद मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद को जो है आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं और रुको और जाओ भी निश्चयवाद कहते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो इसी के ऊपर है। तीसरा जो विचारधारा जो है कौन सा है? नौ निश्चयवाद। तो क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आता है? नौ निश्चयवाद विचार का क्या अर्थ है? नौ निश्चयवाद विचार का क्या अर्थ है? इस विचार की प्रमुख विशेषता क्या है? या तो इस तरह से पूछ लेंगे या फिर इस तरह से पूछ लेंगे, रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं? इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता क्या है? या फिर क्या कहते हैं, आधुनिक विचारधारा से भी पूछ सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा किसे कहते हैं और इस विचारधारा की क्या विशेषताएं हैं। इसको जो है समझना बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या है, नाम से पता चल रहा है, रुको और जाओ। चलो इसको टिप्पणी में बता देता हूँ क्या लिखना है आपको। नौ निश्चयवाद, ठीक है। इस विचारधारा के अंतर्गत जो है प्राकृतिक और मानव दोनों को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। उसमें तो पहले वाले में क्या था? प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण में क्या था? मानव जो था दास था, ठीक है। और दूसरे में था प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण में क्या था कि भाई उसको समझने लग गया प्रकृति को और उस पर अपना जो भी है संभव मतलब कि अपना जो भी प्रकृति को अपने अंदर में रखने लग गया, ठीक है। और इसमें जो है क्या है, इसमें दोनों को महत्वपूर्ण माना है, प्रकृति को भी मानव को भी, ठीक है, दोनों को महत्वपूर्ण माना है। नौ निश्चयवाद विचार प्राकृतिक मानव का विकास का अवसर उपलब्ध कराती है और मानव इसका प्रयोग करके विकास को भी संभव बनाता है, लेकिन प्रकृति ने इस अवसर पर एक सीमा निर्धारित कर रखा। मानव कर सकता है लेकिन इस पे भी क्या है, सीमाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मानव पर्यावरण को नुकसान किए बिना वो मानव अपना विकास कर सकता है। आप प्रकृति का अवसर प्रदान कि उसका उपयोग कर सकता है, लाभ ले सकता है, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान किए बिना। तो इसी विचारधारा को है क्या कहते हैं, नौ निश्चयवाद कहते हैं, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं।
नौ निश्चयवाद विचारधारा को जो है 1920 में ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने इसे प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस विचारधारा को जो है निश्चयवाद तथा संभावनावाद के दोनों के बीच के समझौते को प्रस्तुत करता है ये, क्योंकि मानव और प्रकृति के संयुक्त के प्रयास के बिना विकास होना असंभव है, संभव ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने इसे जो है नौ निश्चयवाद को जो है दूसरा नाम भी दिया, जिसको हम कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, इसका भी नाम दिया गया है। अब इसके बारे में जो दूसरा प्रश्न पूछा था, विशेषता के बारे में बताइए। तो पहले क्या बताना है, आप उसके बारे में बता दो कि क्या है ये। यानी कि नौ निश्चयवाद विचारधारा जो है मानव और प्रकृति के दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता देना है किसने इसका समर्थक किया था। ठीक है, तो इसमें इसका समर्थक कौन किया था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था और फ्रांसिस बेकन ने इसका समर्थक किया था। तीसरा आप पॉइंट बता दो उदाहरण के तौर पे आप क्या बता दोगे, यानी कि मानव जो है प्रकृति को नुकसान किए बिना यानी कि प्रकृति उदाहरण के तौर पे क्या बताना है, जब भी मानव ने प्रकृति का जो है नुकसान किया है या फिर उसके ज़्यादा गहराई जाने की कोशिश किया है तो वहाँ पर प्रकृति का आपदा झेलना पड़ा है। ठीक है, तो यह बता देना। उसके बाद जो है यह विचार आज भी प्रचलन में है, इसीलिए जो है इसे हम आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। तो इसको 3-4 नाम हो गया। पहला हो गया आपका क्या हो गया बताओ, पहला हो गया नौ निश्चयवाद, दूसरा हो गया रुको और जाओ निश्चयवाद, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक निश्चयवाद। ये 3 नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो है समर्थक किसने किया था, जो प्रस्तुत किया था 1920 में किया था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मानव भूगोल के विकास के समाधि का वर्णन करें। यानी कि मानव भूगोल के विकास का समाधि के बारे में वर्णन करना है, और मानव भूगोल इतिहास के समय में गलियारे में मानव भूगोल का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आपको क्या लिखना है भाई। मानव भूगोल जो है जिस प्रकार इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं 3 भागों में, मतलब प्राचीन के बारे में, फिर मध्य, फिर आधुनिक, इसी तरह जो है भूगोल का भी है कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ, यानी कि समय किस प्रकार से इसका गलियारे किस प्रकार से है, उस तरह से बताना। तो समय के गलियारे में जो है मानव भूगोल का विकास का खोज से लेकर आधुनिक वाद तक समय के अलग अलग चरणों में हुआ है। इस प्रकार समय के गलियारे में मानव भूगोल का इतिहास तब तक चला आ रहा है जब तक पृथ्वी मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और आज भी मानव भूगोल का विकास जारी है, आज भी जो है कंटिन्यू है मानव भूगोल का विकास का जारी अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, समय के गलियारे में जो है मानव भूगोल को जो है निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला आप बता दो उपनिवेशिक युग में जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के युग में मानव भूगोल में नए क्षेत्रों की खोज और विवरण विकसित हुए, इसके साथ साथ जो है इसका प्रादेशिक विश्लेषण पर भी जोर दिया गया ताकि पृथ्वी को संपूर्ण रूप से समझा जा सके। ठीक है, ये उपनिवेशिक युग के बारे में, इसको जो है उपनिवेशिक युग बता दो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपने शब्दों में लिख दो कि क्या हुआ था इसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको लिखना है 1930 से लेकर 1960 के बीच में जो है इसमें क्या हुआ था। मानव भूगोल के विकास की उस अवधि में मानव भूगोल के क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानीय संगठन का उपागम इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और तीसरा बता दो 1970 के दशक के बारे में, जो मैंने सबसे पहले बताया था पहले पार्ट में, यानी कि 1970 के दशक में मानव भूगोल के इतिहास में यह समय अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार 600 ईसा पूर्व को जो है इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है, इसमें जो है 1970 को जो है सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है मानव भूगोल में जो है अनेक विचारधाराओं का क्या हुआ उदय हुआ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी और इस प्रकार के विचारधारा का 1970 के दशक में उदय हुआ। उसके बाद बता दो 1990 के दशक के बारे में। 1990 के दशक के बारे में, इस दौरान जो है आधुनिकवाद शामिल हुआ, जिसमें जो है परंपरागत वैश्विक सिद्धांत पर सवाल किए गए। इस प्रकार से जो है
चौथा आधुनिक दशक के बारे में बता दो, जो आधुनिक है उसके बारे में बता दो। इस प्रकार से आपको बताना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, विषय क्षेत्र या फिर शाखाएं का वर्ण कीजिए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में बताना, यानी कि विषय क्षेत्र के बारे में बताना है कि उसके उपशाखाएं, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न आता है तो किस प्रकार बताना है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो है मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव द्वारा क्रियाकलाप का भी अध्ययन किया जाता है और मानव के इन क्रियाकलाप को विस्तृत अध्ययन और मानव भूगोल के शाखाओं का उप क्षेत्र में किया जाता है, जिससे हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत क्या करेंगे, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत क्या होगा, बीमारी महामारी के बारे में अध्ययन होगा। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत इतिहास या फिर इमारतें के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि से संबंधित के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत उद्योग से संबंधित उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे ना। इस प्रकार से संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो है संसाधन के कुशल प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो है प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण के तौर पर जो है उसको बताना है। प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जब आया तो इसमें जो है प्रकृति का क्या ज्ञान है उसके बारे में बताना है। तो मानव ने तकनीकी और टेक्नोलॉजी के विकास करके प्रकृति के शक्ति और मानव पर प्रभाव को कम कर दिया। यानी कि प्रकृति पहले जो है जो है मानव को अपना दास बना रखा था, अब उसको जो है क्या कर दिया, मानव उसे समझने में सक्षम हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, विकास होने लग गया, तो मानव ने जो है इसके प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन मानव ने यह तकनीकी विकास प्रकृति के नियमों को समझने के बाद किए गए इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि पहला, घर्षण और ऊष्मा के संकल्पना, यानी कि घर्षण और ऊष्मा से जो है किसकी खोज हुआ था, भाई बताओ, अग्नि की खोज हुआ था। यानी कि घर्षण और ऊष्मा से जो है अग्नि की खोज की, यानी हमारी जो है आग की खोज किया गया था। डीएनए या फिर आनुवंशिक के रहस्य के समझने में हम अनेक बीमारी के बारे में विजय प्राप्त कर रहे हैं डीएनए से। ठीक है, या फिर आनुवंशिक गुण से। और तीसरा बता दो कि वायु की गति के नियम को समझने के बाद जो है हमें तेज गति से चलने वाले वायुयान का निर्माण कर दिए। भाई जब ज़्यादा तेज हवा बहेगा तो उसमें अब छोटे मोटे जाएगा तो गिर जाएगा इधर उधर, यानी कि उसको जो है समझने में, यानी कि तेज हवा आएगा तो किस प्रकार का एरोप्लेन होना चाहिए, यानी कि वायुयान किस प्रकार से होना चाहिए, वो समझने में सक्षम होंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि प्रकृति के नियम को समझने के बाद भी मानव ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास किया है। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास को किस प्रकार हुआ है उसके बारे में। लास्ट प्रश्न है, ठीक है, प्रौद्योगिकी के जो टेक्नोलॉजी है उसमें मनुष्य पर पर्यावरण के नियंत्रण को किस प्रकार कम करती है, उदाहरण के तौर पर बताना है। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है मनुष्य पर पर्यावरण के नियंत्रण को किस प्रकार कम करती है और उसको उदाहरण भी बताना है। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य पर पर्यावरण के नियंत्रण में कमी किया, इसको आप अंडरलाइन करो, फिर उसके बारे में डिफाइन करो। जैसे कि पर्यावरण ने मानव को नियंत्रित में कर रखा था। जैसे कि मैंने बताया ना, सबसे पहले जो विचारधारा जो आई थी उसमें पर्यावरण जो है मानव को अपने अंदर क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रखा था, जिसके अनुसार मानव केवल जो है वही कार्य कर सकता था जो प्रकृति द्वारा अनुमति दिया गया हो। ठीक है, लेकिन मानव ने अपनी तकनीकी विकास करके इसका कारण जो है पर्यावरण के इस नियंत्रण से जो है अपने आप को मुक्त कर लिया। यानी कि उसको क्या कर दिया, उसको समझने में सक्षम हो गया और उसके बारे में जो है क्या, उसके बारे में अध्ययन भाई कर लिया, तो भाई उसके विजय प्राप्त कर लिया उससे।
और उससे मुक्त हो गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रौद्योगिकी ने मनुष्य ने पर्यावरण के नियंत्रण में कमी की है, जिससे जो है निम्नलिखित उदाहरण में समझा जा सकता है। जैसे कि मानव जल पर चल नहीं सकता लेकिन तैर सकता है और जहाज द्वारा उस पर सफ़र कर सकता है। हम हवा में उड़ तो नहीं सकते लेकिन वायुयान द्वारा हम उस पर साधन कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। गर्मी या फिर ठंडी में हम गर्मी और ठंडे से छुटकारा पाने के लिए हम हीटर एसी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था ना, तो सभी मैं आपको इस चैप्टर में इतना ज़्यादा है नहीं। जैसे कि आपको पहला जो ज़्यादातर आता है वो विचारधारा से संबंधित आता है। तीनों विचारधारा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद जो है समय काल के बारे में आता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न आ जाता है, उसको समझकर आपको डिफाइन करना होता है। बाकी कुछ नहीं होता, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, तो घुमा फिरा के ही पूछते हैं लेकिन आंसर एक ही रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपको उसका सही सटीक आंसर देना है। कोशिश करें पॉइंट में आंसर दे जिससे आपको अंक अधिक मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिल जाए। अगर आपको लाइव क्लास की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना वीडियो में, और अगला जो है इसी चैप्टर वाइज ही मैं क्वेश्चन वाइज रखूँ या फिर किस प्रकार से, यानी कि टॉपिक वाइज रखूँ, तो इस तरह से आपको कमेंट करना है जिस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।